हाँ हो गया। First of all, welcome to a student development program, and the topic is polymerase chain reaction and its their application. So, the objective of this talk is basic principle and different types of polymerase chain reaction and their application. So before starting, may I know what is PCR? Anybody can tell about the PCR? नहीं धीरेन्द्र, इंटरैक्टिव क्लास नहीं है ये अभी आप Okay, बता मैम, दीजिए। सॉरी। तो PCR सबसे पहले ये कैरिस मोलिस ने स्टार्ट किया था 1983 में। तो PCR is a basic molecular technique which amplifies a single copy of DNA to multiple copies of DNA. And it was developed by Carey Mullis in 1983. For this, he got Nobel Prize in 1993 along with Michael Smith. जो नीचे में एक देख रहे हैं, ये जो इन्होंने जो डिस्कवर किया था पीसीआर उसका है। ये एक्चुअली पहले कोई मशीन नहीं था, ये वाटर वॉश थ्री डिफरेंट टेम्परेचर का वाटर वॉश यूज किया था, जिसमें एक टेम्परेचर हाई टेम्परेचर का था, एक लो टेम्परेचर का था, फिर एक उससे थोड़ा हाई टेम्परेचर का था। तो पीसीआर के लिए क्या क्या जरूरत होती है? तो वी नीड द डिफरेंट कंपोनेंट्स, वी नीड डिफरेंट पीसीआर स्टेप्स along with the PCR machine, different types of pipettes. और सबसे पहले पीसीआर स्टार्ट करने के लिए हमें तो या तो बक्स चाहिए या कोई भी डीएनए आरएनए चाहिए, जो मैं नीचे बताऊंगा डीएनए आरएनए क्या होता है। और उसके साथ प्राइमर्स चाहिए होती है, डीएनटीपी चाहिए होती है, पीसीआर ट्यूब चाहिए होती है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल टैग पॉलीमरेज का है। उस टैग पॉलीमरेज के साथ साथ उसका एक बफर्स भी आता है, जो हमारा पीएच जो पीसीआर का जब हम रन करते हैं तो उसका इन्वायरमेंट, उस पीसीआर इन्वायरमेंट को कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करता है। So what is DNA and RNA? As I know, everybody will know about the DNA and RNA. It's nothing. It's a nucleic acid made up of sugar, phosphate, and the nitrogen bases. In DNA, there are 4 nucleotides: thymine, guanine, cytosine, and the adenine. Whereas in RNA, there are also 4 nucleotides: so adenine, guanine, cytosine. Instead of thymine, here is the uracil. डीएनए तो होता है जैसे कि अब एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बैंड के साथ जुड़ेगा, और गुआनिन है जो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। लेकिन एडेनिन और थाइमिन जब जुड़ता है उसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। और जो एमआरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब हमें चाहिए होता है पीसीआर स्टेप में पहला प्राइमर्स 2 तरह के होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए 2 डबल स्टैंडर्ड होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। अगर हमारा जो टारगेट होता है उसको एम्पलीफाई करना है तो हमें भी उसी अकॉर्डिंगली हमें प्राइमर डिजाइन भी करनी होती है। तो प्राइमर्स के लिए फॉरवर्ड प्राइमर्स और रिवर्स प्राइमर। फॉरवर्ड प्राइमर्स होता है अपस्ट्रीम, रिवर्स प्राइमर होता है डाउनस्ट्रीम से, यानी मतलब एक 5 प्राइम एंड से एक 3 प्राइम एंड से हम डिजाइन करते हैं। और भी हमेशा जब प्राइमर हम डिजाइन करते हैं वो 5 to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी शो कराते हैं, जो 5 प्राइम to 3 प्राइम उसको इलोंगेट करे। तो प्राइमर्स के लिए सबसे बेसिक ध्यान रखना होता है छोटी छोटी बातें, कि इसमें जो सीक्वेंस जो आप लेंगे उसमें टेट्रा रिपीटेड नहीं होना चाहिए, कोई भी सीक्वेंस 4 से ज्यादा रिपीटेडली नहीं होना चाहिए। जीसी का कंटेंट 40 to 60% होना चाहिए। तीसरा बात है कि जब एनिलिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे तो दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर्स के एनिलिंग टेम्परेचर जो टीएम वैल्यू होती है वो 5 से 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो तब जाके हम, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हम टीएम कैलकुलेट करते हैं तो उसका सबसे लोअर वैल्यू रखते हैं हम पीसीआर कंडीशन में एनिलिंग टेम्परेचर। तो फॉरवर्ड प्राइमर हो गया, रिवर्स प्राइमर हो गया। और उसके बाद डीएनटीपीज होती है, डीएनटीपीज होती है डीऑक्सीनिक्लोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसमें एटीजीसी होता है।
वो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। जैसे कि हमें किसी घर बनाने के लिए ब्रिक्स की आवश्यकता है, उसी तरह हमें कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट को इलोंगेट करने के लिए हमें डीएनटीपीज की आवश्यकता होती है। टैग पॉलीमरेज हम इसलिए लेते हैं कि हाईली ये स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर डिग्री पे, और उसके साथ एक बफर्स भी आता है जिसका उसी टैग पॉलीमरेज के अकॉर्डिंग ही वो बफर्स रहती हैं, जिसको उसको कंडीशंस को मेंटेन करता है। पीसीआर कंडीशन उसका जो पीएच होना चाहिए 7.9 टू 8.4, उस चीज को मेंटेन करने के लिए हमें बफर्स चाहिए होती है। And the principle of PCR. There are basic principle of PCR is divided into 3 steps based on temperature variation of heating and cooling. The first step is denaturation. जैसे हम जानते हैं कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे वो क्या होता है कि डिसोसिएट हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों सेपरेट हो जाता है। और वो जब उस डिनेचुरेशन टेम्परेचर के लिए हमें चाहिए 94 टू 96 डिग्री टेम्परेचर। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डीएनए डिसोसिएट हो जाएगा। फिर एक आता है नेक्स्ट स्टेप आता है एनिलिंग। एनिलिंग मींस का रिजॉइनिंग होती है वहां पे। जब हम पीसीआर करते हैं तो उसमें हमारा जो प्राइमर्स होते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर ड्यूरिंग एनिलिंग प्रोसेस उसमें जाके बाइंड कर जाते हैं आप कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ, अपने कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ वो बाइंड कर गया। और एनिलिंग टेम्परेचर वेरी करता है 40 टू 60 डिग्री। अब आपका जो प्राइमर्स होता है उसके जो टीएम होता है एनिलिंग टेम्परेचर, जिसको हम टीएम को बोलते हैं एनिलिंग टेम्परेचर, वो डिपेंड करता है कि हमने कितना प्राइमर लेंथ क्या होता है, कितना उसमें जीसी कंटेंट है, उस पर डिपेंड करेगा हमारा एनिलिंग टेम्परेचर। थर्ड होता है एक्सटेंशन और इलोंगेशन। इसमें क्या करता है विद द हेल्प ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज डीएनटीपीज को 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा के डीएनटीपीज ऐड होते जाता है और टैग पॉलीमरेज उसको सील करता चला जाता है। और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है 68 टू 72 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पे हम फिगर दिखा देते हैं कि कैसे फर्स्ट डीएनए से पहला है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 94 डिग्री पर कैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों सेपरेट हो गया। एक सेंस स्टेट, अपर स्टेट को सेंस स्टेट कहते हैं, जो नीचे वाले से उसको नॉन सेंस स्टेट कहते हैं। और अब देख सेकंड स्टेप में एनिलिंग स्टेप में देखिए कि प्राइमर्स है, प्राइमर्स कैसे बाइंड किया। एक यहाँ पे जो फॉरवर्ड सेंस स्टेट पे बाइंड किया है इसकी 5 टू 3 प्राइम है, और एक जो नॉन सेंस स्टेट पे इसकी भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है एक्टिविटी को देगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे टैग पॉलीमरेज जुड़ेगा, फिर डीएनटीपीज को ऐड ऑन करते करते चला जाएगा और एक साइकिल पूरा करेगा। तो नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप आएगा वो देखो इस पे कैसे आप यहाँ पे ऐड ऑन होते जा रहा है। जो ये कलरफुल सिंगल स्टैंड दिख रहा है वो डीएनटीपीज है, और विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज वो 3 प्राइम 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे वो ऐड ऑन होते चला जा रहा है, और एक पर्टिकुलर साइकिल में एक साइकिल पूरा होने पे ये 2 स्टैंड बन जाएगा। अब कैसे हम पीसीआर मशीन में कैसे हम टेम्परेचर सेट करें, जो थर्मल साइक्लर पीसीआर है उसको हम कैसे सेट करें। तो बेसिकली हम रूम टेम्परेचर पे रहता है हमारा पीसीआर, तो उसमें जो तो आप देख रहे हैं 25 डिग्री के अप्रॉक्स है। जब हम स्टार्ट करेंगे वहां से टेम्परेचर जो वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, या नंबर ऑफ साइकिल्स, एक साइकिल्स पे कितना स्टेप्स होगा, दूसरा साइकिल पे सेम वही स्टेप्स होगा, ये जो टाइम दिखा रहा है नंबर ऑफ साइकिल्स होगा। वो एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हो कि टेम्परेचर राइज होगा, डिनेचुरेशन जो 95 डिग्री पे है, फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा एनिलिंग टेम्परेचर पे जो हमारे अकॉर्डिंगली सेट किया जाएगा। फिर जो एक्सटेंशन होगा वो 72 डिग्री पे यूनिवर्सल होता है, जो 72 डिग्री पे होता है। ये साइक्लिक कंडीशन है। और अगर हम कन्वेंशनल पीसीआर करते हैं तो उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है जो फाइनल इलोंगेशन या एक्सटेंशन बोलते हैं, उसके लिए ये होता है जो इस तरह का जो फाइनल एक्सटेंशन पे दिखाएगा। अब जब पीसीआर हमारा हो गया उसके बाद हमें एक और इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी, वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्योंकि हम जब कन्वेंशनल पीसीआर करते हैं वो क्वांटिफाई नहीं करते, वो क्वालिटेटिव पीसीआर होता है। उसके एंड पॉइंट में हमें पता चलता है whether अब टारगेट इज एम्प्लीफाइड और नॉट। तो उसके लिए हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट के लिए देख सकते हैं कि उसके लिए हमें जेल हॉरिजॉन्टल जेल अपैरेटस चाहिए और एगारो जेल चाहिए,
अब हमें पता करना है कि हमारा टारगेट का साइज क्या था। अगर हम होल जीनोम रन कर रहे हैं, बैक्टीरियल होल जीनोम की हम बात कर रहे हैं, तो हमें उसका साइज पता है कि 4 kb होगा या 4 MB होगा, तो हम इस पे रन कर सकते हैं। तो उसके लिए 0.8% जेल बनाएंगे। अगर साइज छोटा है, 100 बेस पेयर का है, तो हम 2% बनाएंगे। अगर 500 है तो 1.5 बनाएंगे। इसी तरह हम जेल का कंसंट्रेशन डिसाइड करते हैं। तो ये जो जेल रन कर रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए होती है 66x फ्लोटिंग डाई, फ्लोटिंग डाई, जो कमर्शियली भी अवेलेबल है और हम खुद बनाते भी है। उसका दो पर्पस होता है लोडिंग डाई का। एक तो वो ट्रैकिंग में हमें मदद करती है, दूसरा क्योंकि हमें हमें पता है कि डीएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है, जब हम लोड करेंगे विदाउट एनी डाई तो वो बम्प करके निकल जाएगा, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा डीएनए रन हुआ नहीं हुआ। इसीलिए वो क्या करता है, वो मॉलिक्यूलर वेट डाई के कारण वो जाके सेटल डाउन हो जाता है बेल के बॉटम पे। तो कैसे हमें लोड करना है, तो फर्स्ट बेल में हमें मार्कर लोड करना होता है, उसके बाद पॉजिटिव कंट्रोल, देन नेगेटिव कंट्रोल, देन टेस्ट कंट्रोल, टेस्ट सैंपल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो जेल में है सैंपल पॉजिटिव और पीएच के जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके लिए जो हमने टारगेट बना था उसका एम्प्लीकॉन साइज था 400। जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट करते हैं तब हमें डीएनए को ऐसे आप देख नहीं सकते हो, उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी, आइदर ट्रांस इल्यूमिनेटर और जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। तो जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम या ट्रांस इल्यूमिनेटर के लिए भी हमें डीएनए को जेल को असेंब करना पड़ता है इथिडियम ब्रोमाइड में। ये हाईली कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है, इससे कैंसर सबसे ज्यादा ये हमारे डीएनए में टच भी हो सकता है। अगर हम एक्सपोज हो गए तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल भी है, तो हमें केयरफुली ये चेकिंग करनी पड़ती है। तो आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इसको जेल को स्टेन करेंगे 10 मिनट्स के लिए इथिडियम ब्रोमाइड में, फिर वाटर में डी स्टेन करेंगे 10 मिनट्स के लिए, फिर हम ट्रांसल्यूमिनेटर या जेल डॉक सिस्टम के द्वारा जेल को इमेज को कैप्चर करेंगे। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि जो हमारा टारगेट का साइज था, जो डीएनए का हमने जो डीएनए एम्पलीफाई किया पीसीआर के द्वारा, वो सही आया या नहीं आया, तब जाके हमें हमारी क्वालिटी पता चलेगी, क्वांटिटी पता चलेगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बेल में लोड करते हैं डीएनए मॉलिक्यूलर वेट मार्कर, जो डिपेंड करता है आपके साइज पे। एक आता है 100 बेस पेयर लेटर, दूसरा आता है 1 kb, उससे ऊपर का भी आता है। तो हमने यहाँ पे मेरा टारगेट का साइज था 400 बेस पेयर, इसीलिए हमने 100 बेस पेयर लेटर यूज किया। और आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट बिल में जो बैंड है, जो बैंड आया हुआ है, उसकी डेंसिटी कितनी हाई है, उसकी अगर अगर आप उसको क्वांटिफाई करोगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में, तो इसकी डेंसिटी मोर देन 200 नैनोग्राम आएगा। और उसके बाद निगेटिव में देखो, कोई हमारे निगेटिव कंट्रोल में कोई बैंड नहीं है, दैट मींस कि हमारा जो टेस्ट था वैलिडेट हुआ। और उसके बाद टेस्ट में भी देख सकते हैं, टेस्ट स्ट्रेन जो भी हमारा है उसमें भी बैंड आया हुआ है अकॉर्डिंगली हमारा पॉजिटिव कंपेयर टू पॉजिटिव कंट्रोल, बट यहाँ डेंसिटी कम है। हर बैंड में अलग अलग डेंसिटी की है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ देख सकते हो एक जो ये बैंड है, ये बहुत फैंट बैंड है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इस पर्टिकुलर सैंपल में नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ डीएनए, जो हमारा डीएनए था उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी, इसीलिए इतना ही एम्पलीफाई कर पाया। अगर हम इसको और ज्यादा साइकिल्स में एम्पलीफाई करते तो हो सकता था कि इसके कंपैरिजन तो उसके अकॉर्डिंग आ जाता हमारा रिजल्ट। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। There are two types of polymerase chain reactions. First one is qualitative, another one is a quantitative PCR. तो क्वालिटेटिव में पीसीआर में कन्वेंशनल पीसीआर आ जाता है। कन्वेंशनल में भी बहुत सारे पीसीआर है, मल्टीप्लेक्स पीसीआर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दैट इज आरटी-पीसीआर, कॉली पीसीआर, हॉट स्टार पीसीआर, इनवर्स पीसीआर, नेस्टेड पीसीआर, एलील स्पेसिफिक पीसीआर, बहुत सारे पीसीआर हैं, बट इतना मैं नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे आप जानना हमें वही है जो हमारे लिए यूजफुल हो, जो आजकल डायग्नोस्टिक में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और दूसरा है क्वांटिटेटिव पीसीआर। क्वांटिटेटिव में भी दो तरह से होता है, एक होता है रियल टाइम पीसीआर जो हो गया क्वांटिटेटिव पीसीआर, उसको क्यूपीसीआर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रियल टाइम पीसीआर और आरटीक्यूपीसीआर। दूसरा होता है डिजिटल ड्रॉपलेट पीसीआर, डीटीपीसीआर।
कन्वेंशनल पीसीआर ये इन विट्रो टेक्निक है जिसमें हम एक पर्टिकुलर लेंथ, पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को, डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनटीपी एंड अदर्स पीसीआर एस्टर। और इसमें क्या होता है, हम 10 नैनोग्राम टू 100 नैनोग्राम या 100 पिकोग्राम तो 1 माइक्रोग्राम डीएनए कंसंट्रेशन को एम्पलीफाई करते हैं मिलियंस ऑफ कॉपीज में विद इन अ फ्यू आवर। और उसको हम क्वांटिफाई करने के लिए फिर हम जेल की आवश्यकता होती है, उसको हम जेल से क्वांटिफाई करते हैं कि वेदर हमारे जो टारगेट है एम्पलीफाई हुआ नहीं हुआ। उसके लिए हमें पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल के लिए आवश्यकता होता है। और इसके लिए जो भी पीसीआर जो फ्रेगमेंट होता है, प्राइमर्स होता है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट होता है, 16 to 30 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का होता है प्राइमर्स, जो हमारे जो टारगेट होता है उसी से बनाया जाता है, उसको एम्पलीफाई करेगा। और उसके बाद हम डीएनए को, पीसीआर प्रोडक्ट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करके पता करेंगे वेदर एम्पलीफाइड और नॉट। तो उसके लिए भी हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेम उसी तरह रन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर उसके बाद स्टेन करो, डीएसटेन, फिर जेल पिक्चर लेना होगा। जेल पिक्चर से हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव कंट्रोल हमारा आ रहा है, नेगेटिव कंट्रोल नहीं आ रहा है, इससे हमारा वैलिडेट हो रहा है कि रिजल्ट हमारा सही है, हमने जो पीसीआर लगाया था वो सही आ रहा है। अब कन्वेंशनल में भी दूसरा टाइप होता है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। मल्टीप्लेक्स पीसीआर इट्स इंडिकेट कि within a single reaction we can identify more than one target, more than one gene within a single reaction। उसमें भी दो तरह के होते हैं हमारे मल्टीप्लेक्स पीसीआर, एक होगा सिंगल टेम्पलेट, दूसरा होता है मेटाजेनोमिक मल्टीपल टेम्पलेट, जिसको हम आजकल पूल सैंपलिंग भी बोल सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसमें हम मल्टीपल टारगेट को एक साथ आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको जेल पे क्वांटिफाई करते हैं। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट एनालिसिस टेम्परेचर जो देख रहे हो, सारे जो प्राइमर्स हम जो टारगेट रखे हुए हैं एक से ज्यादा, सारे का जो प्राइमर्स का जो टीएम होगा, टीएम टेम्परेचर जो होगा, एनालिसिस टेम्परेचर शुड बी इक्वल। आप किसी का 10 और नहीं कर सकते, शुड बी इक्वल, मतलब 2-3 डिग्री का अंतर रह सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा डिग्री हम नहीं रख सकते हैं। वो भी ध्यान रखना होता है मल्टीप्लेक्स पीसीआर में। जब हम प्राइमर डिजाइन करते हैं या प्राइमर एग्जिस्टिंग प्राइमर चूज करते हैं, ऑलरेडी स्टडी हो चुका है, अगर उसको भी हम चूज करते हैं तो उसे हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा जो टारगेट है उस दोनों टारगेट के बीच में एटलीस्ट 100 डिग्री बेस का 100 बेस पेयर का डिफरेंस होना चाहिए। जो प्राइमर ले रहे हैं उस दोनों प्राइमर्स का जो एनालिसिस टेम्परेचर होगा या आइदर इक्वल होना चाहिए या 3 to 5 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लेक्स पीसीआर में भी दो तरह का हुआ, एक होगा सिंगल टेम्पलेट पीसीआर और एक होता है मल्टीपल टेम्पलेट पीसीआर। सिंगल टेम्पलेट पीसीआर में क्या हुआ कि मेरे पास, मान लो सपोज मैं इकोलाई का काम कर रहा हूँ, इकोलाई में बहुत सारा जीन होता है, एक को उसका स्पेसिफिक जीन देखना होगा हमें, एक उसका 16S RNA देखना है, उसके बाद उसका टॉक्स जीन देखना है, टॉक्स जीन में भी हीट लेवल है, हीट स्टेबल है, मतलब 4 हमारा टारगेट हो गया। अब उस 4 टारगेट का हम प्राइमर डिजाइन किया, उस चारों प्राइमर्स के साथ जो हमारे पीसीआर स्ट्रक्चर के साथ मास्टर मिक्स बनाया, ऐड किया, और वो सिंगल टेम्पलेट जो मेरा एक उसका जीनोमिक डीएनए हम ऑलरेडी आइसोलेट कर लेते हैं, और उसमें उस टेम्पलेट को ऐड किया और पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई किया। तो उसमें हो गया कि हम एक साथ हम 4 टारगेट को एक साथ एम्पलीफाई करेंगे। लेकिन मल्टीपल टेम्पलेट पीसीआर में क्या होता है कि मल्टीपल टेम्पलेट में भी टारगेट डिफरेंट होगा, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वी डोंट नो कि कौन ऑर्गेनिज्म है वो। मल्टी आज के डेट में आप पूल सैंपलिंग भी समझ हो रहा है, जो कोरोना में जो देख रहे हो कि पूल सैंपलिंग होता है, एक एट ए टाइम एक ही रिएक्शन में 10 सैंपल्स मिक्स करके और उसको पीसीआर लगाते हैं, तो उसको मल्टीपल टेम्पलेट पीसीआर बोलते हैं। और मेटाजीनोमिक्स बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का टेम्पलेट रहता है। तो पिक्चर में देख सकते हैं ये मल्टीपल टेम्पलेट पीसीआर का एग्जांपल है। इसमें स्ट्रैंड ए है, स्ट्रैंड बी है, स्ट्रैंड सी है, स्ट्रैंड डी है, 4 ऑर्गेनिज्म है, और हमारा 4 डिफरेंट
टारगेट भी है, चारों का अलग अलग स्पेसिफिक टारगेट है जो चारों ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेगा। तो विद इन अ सिंगल रिएक्शन एक साथ एक ही ट्यूब में हम चारों ऑर्गेनिज्म का टेम्पलेट ऐड कर दिया, पीसीआर मास्टर मिक्स के साथ एम्पलीफाई किया, फिर हम जेल पे उसको रन करके पता करते हैं कि हमारा जो टारगेट था आया या नहीं आया। तो यहाँ आप जेल पिक में देख सकते हैं, इसमें दो जो स्ट्रेन ए है उसमें दो टारगेट एक साथ एम्पलीफाई किया, स्ट्रेन बी है उसमें एक साथ में 3 जीन प्रेजेंट था। ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है बट टारगेट जो जीन था वो तीनों प्रेजेंट है इसमें। सेम इसी तरह स्ट्रेन थर्ड जो है उसमें भी 3 टारगेट अवेलेबल था, जो ये 3 जो सेकेंड के साथ ही सेकेंड के बराबर ही है और वो दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। और लास्ट वन है उसमें आप देख सकते हैं कि 2 टारगेट एक जैसा मिल रहा है लेकिन ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट का फर्स्ट बैंड का साइज हो गया आपका 350, ये तीनों 4 जो आ रही है फर्स्ट टॉप मोस्ट जो बैंड है उसकी साइज है मोर देन 350 बेसियर, और जो सेकंड है उसका मोर देन 200 है, और जो फर्स्ट है उसका लेस देन 200 है। तो चारों में हमें 4 तरह का बैंड मिल रहा है, जिसमें 2 एक तरह का है, दो एक ऑर्गेनिज्म है और दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टीपल प्लेक्सिंग पीसीआर का ये बेनिफिट होता है कि हमें ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हुआ, हमें सिंगल रिएक्शन में हमें पता चल गया कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या होगा। अब आता है आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। और आरटीपीसीआर पर्टिकुलरली जैसे कि जीन एक्सप्रेशंस के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि हमें पता करना होता है कि एक्सॉन इंट्रॉन्स का लोकेशंस कहाँ है। अगर हमको उसको मैप करना पर्टिकुलर लोकेशन का नोन जीनोम सीक्वेंस में, तब हम आरटीपीसीआर का करेंगे। फिर जीन एक्सप्रेशन का करते हैं, या आज के डेट में ये डायग्नोस्टिक में भी होता है, जब आरएनए वायरस हो उस केस में हमें आरटीपीसीआर, कन्वेंशनल आरटीपीसीआर भी यूज करते हैं। अगर हमारे पास रियल टाइम पीसीआर नहीं है तो हम कन्वेंशनल आरटीपीसीआर से भी हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, हमें एमआरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट करना होता है। सीडीएनए कन्वर्ट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया, एक हमारा एमआरएनए है, उसके लिए प्राइमर्स की आवश्यकता होती है। यहाँ प्राइमर सिंगल होगा, यहाँ फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर की कोई जरूरत नहीं होती। प्राइमर्स यहाँ पे 3 तरह का होता है, ऑलिगो यानी डीटी होता है, या हेक्सामर होता है, मतलब कि एक ही न्यूक्लियोटाइड का 6 होगा और वो रेंडमली वो होता है, ए होगा, जी होगा, मतलब 6 हेक्सामर होगा। और तीसरा जो प्राइमर बनता है वो साइट स्पेसिफिक का प्राइमर होता है। और जैसे कि हम अभी कोरोना की बात कर रहे हैं, तो कोरोना में हमें पता है एक जीन आरटीआरपी जीन है, हम उसका एक प्राइमर डिजाइन करेंगे। तो वो प्राइमर क्या करेगा, वहां पे जाके बाइंड करेगा, फिर उसका सिंगल कॉपी को सीडीएनए में कन्वर्ट करेगा, फिर सीडीएनए से हम वहां से अपना डायग्नोस्टिक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो बाइंड किया ये हेक्सामर प्राइमर है, ये आरएनए है, यहाँ पे हेक्सामर प्राइमर बाइंड किया, और उस यहाँ पे जो टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं वो है ब्लू और एएमबी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और टाइटल, ये जो डिफरेंट कंपनी अलग अलग अपना जो टैग पॉलीमरेज आते हैं वो अपना अपना निकालते हैं अपने अपने किट के साथ, तो उनका अलग है। फिर दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे हम जो सीडीएनए बना लिए, तो हम उसको सीडीएनए का फर्दर हम अब आरटीपीसीआर करेंगे सीडीएनए से, तो वो वर्क करेगा एज ए डीएनए, क्योंकि डबल हेलिक्स हो गया, एमआरएनए से सीडीएनए बना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और वहां से फिर हम अपना फर्दर जीन, अगर हमारा अगर डायग्नोस्टिक पर्पस है तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए करेंगे, अगर जीन का एक्सप्रेशन देखना है तो जीन एक्सप्रेशन देखेंगे। अब रियल टाइम पीसीआर एंड इट्स एप्लीकेशन। Real time PCR, also known as a quantitative PCR, and nowadays it's a commonly used molecular molecular tool to for the diagnostic purpose, for the uh, for the
amplify our target gene sequencing and the expression of जो जीन का एक्सप्रेशन है लेवल है, कितना एक्सप्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है, वो रियल टाइम में बताएगा। कन्वेंशनल पीसीआर में क्या हो रहा है कि वो एंड पॉइंट पे बताता है, यहाँ आपको रियल टाइम में बताता है। और जो क्वांटिटेटिव पीसीआर होता है वो दो केमिस्ट्री पे बेस्ड है। इसमें एक होता है साइबर ग्रीन जो डाई बेस्ड है, दूसरा एक प्रोब बेस्ड होता है जो टेकमैन होता है। तो साइबर ग्रीन में क्या होता है कि सबसे इजी है, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना टेकमैन होता है। साइबर ग्रीन डाई क्या करता है, डबल 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 स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड करता है, और ड्यूरिंग इलोंगेशन जब वो डबल स्ट्रैंडेड बाइंड हुआ तो वो फ्लोरोसेंट डाई इमिट करता है। जैसे फ्लोरोसेंट लाइट जितना वो एम्पलीफाई करेगा उतना ही डाई इमिट फ्लोरोसेंट लाइट इमिट होगा उससे। दो तरह का साइबर ग्रीन में होता है, डाई होता है जो हम डीएनए बेस्ड डाई जो यूज कर रहे हैं, एक साइबर ग्रीन होता है, एक ईवा ग्रीन होता है। और जो साइबर ग्रीन मोस्ट प्रोबेबली में उसमें प्रॉब्लम भी बहुत है क्योंकि इसमें नॉन स्पेसिफिक बैंड आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि अगर अब प्राइमर खुद में बाइंड कर लिया तो डाई को तो पता है कि उसको डबल स्टैंडर्ड के साथ बाइंड करना है, तो जब प्राइमर खुद में बाइंड किया तो वो डबल स्टैंड हो गया, तो उसमें जाके डाई बाइंड किया और वो भी इमिट किया, वहां पे भी फ्लोरोसेंट इमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल जैसे बढ़ेगा फ्लोरोसेंट डाई का इमिशन बढ़ता चला जाएगा, सिग्नल्स आता रहेगा उससे। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक सिग्नल्स भी देती है। दूसरा होता है टैकमैन वेस्ट। टैकमैन वेस्ट हो गया टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स पे, ये इसका पॉलीमराइजेशन होता है, एलोंगेशन होता है। तो इसमें इसमें इसका केमिस्ट्री थोड़ा डिफरेंट है साइबर ग्रीन की केमिस्ट्री से। इसमें दो तरह से होते हैं, दो या इसका भी प्रिंसिपल है जो दो दो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। एक होता है डीएनए बेस्ड डाई, दूसरा होता है हाइड्रोलाइसिस प्रोब बेस्ड। तो डीएनए बेस्ड डाई में क्या होता है, फ्लोरोसेंट डाई जैसे कि हमने बोला ईवा ग्रीन और साइबर ग्रीन डाई यूज करते हैं। और जो हाइड्रोलाइसिस प्रोब बेस्ड होता है उसमें सीक्वेंस स्पेसिफिक प्रोब हम लेते हैं, और उस सीक्वेंस स्पेसिफिक प्रोब में लीनियर प्रोब होता है, मॉलिक्यूलर बीकॉन प्रोब होता है, स्कॉर्पियन प्रोब होता है। तो नाउ सबसे ज्यादा जो यूजफुल है हमारे डायग्नोस्टिक पर्पस में वो आज की डेट में लीनियर प्रोब यूज करते हैं। लीनियर प्रोब में क्या होता है, पहले स्टेप बाय स्टेप मैं साइबर ग्रीन की बात कर रहा हूँ, तो साइबर ग्रीन ही पहले बता दूं। साइबर ग्रीन के लिए हमें साइबर ग्रीन डायोड होता है। यहाँ पे कोई प्रोब जो सीक्वेंस अदर प्रोब्स हम नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ डाई यूज कर रहे हैं जो डीएनए के साथ बाइंड करता है। और प्राइमर हुआ तो इसमें भी 3 स्टेप हुआ। पहला हो गया डीनेचुरेशन, देन एनेलिंग, देन एक्सटेंशन। तो यहाँ पे जब डीनेचुरेशन हुआ तो डीएनए सेपरेट हुआ और प्राइमर आके बाइंड किया। जैसे ही प्राइमर बाइंड करेगा जो डाई जो सर फ्री है वो आके डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ बाइंड करेगा। सेकेंड आप देख सकते हैं डीएनए के डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ बाइंड कर लिया है यहाँ पे डाई, और फ्लोरोसेंट लाइट इमिट हो रही है। और जैसे जैसे ये इलोंगेशन होता जाएगा उतना ही लाइट इमिट होगा। अब यहाँ थर्ड स्टेप में देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रही है, हमारे जो जो ग्रोइंग फ्रेगमेंट है उसको आगे फिल करते जाता है और उतना ही लाइट इमिट हो रहा है, फ्लोरोसेंट लाइट इमिट हो रहा है। एक साइकिल में जितना वो नंबर ऑफ कॉपीज बनेगा उतना ही लाइट इमिट होगा। ये है टैकमैन बेस्ड। इसमें भी तीन स्टेप हुआ, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे हम डाई के साथ साथ एक प्रोब यूज करते हैं। प्रोब मतलब कि स्पेसिफिक टारगेट स्पेसिफिक होता है। टारगेट स्पेसिफिक होता है दैट मींस कि जहां जो हमारा टारगेट जीन है उससे हम प्राइमर
बनाते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स, उस प्राइमर्स के बीच का सीक्वेंस से हम प्रोब डिजाइन करते हैं। मान लो कि ये मेरा फ्रेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ फॉरवर्ड है, यहाँ रिवर्स है, और इस बीच का जो सीक्वेंस है उसको हम वहां से हम सीक्वेंस लेके प्रोब डिजाइन करेंगे। उस प्रोब को एक हम फ्लोरोसेंट डाई, जो रिपोर्टर डाई होता है, एक 5 प्राइम इंट पे उसको अटैच करते हैं, और एक क्वेंचर होता है जो 5 प्राइम इंट 3 प्राइम इंट पे अटैच होता है। जब जैसे ही डिनेचुरेशन हुआ, प्राइमर बाइंड किया, जैसे ही डिनेचुरेशन हुआ दोनों स्ट्रेन सेपरेट हुआ, फिर सेपरेट होने के बाद एनलिंग टेम्परेचर जैसे ही आया, हमारा प्राइमर बाइंड किया, हमारा प्रोब हाइब्रिडाइज किया अपने कंप्लीमेंट्री स्ट्रेन कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ, और जैसे ही हमारा प्राइमर बाइंड किया, वहां पे आप देख रहे हैं कि पॉलीमरेज वो भी वहीं पे जाके 3 प्राइम इंट पे बाइंड करता है और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी स्टार्ट करती है। जैसे ही एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी स्टार्ट होती है, हमारा जो प्रोब्स है वो हाइड्रोलाइज होता चला जाता है, और जो हमारा रिपोर्टर डाई है, दैट इज फ्लोरोसेंट डाई, वो फ्री हो जाता है, और जो क्वेंचर भी फ्री हो जाता है। जितना जैसे ही ये रिपोर्टर जो डाई फ्री हुआ, रिपोर्टर मॉलिक्यूल फ्री हुआ, उतना ही वो इमिट करेगा फ्लोरोसेंस लाइट, और क्वेंचर जो हमारा है वो फ्री हो जाता है, और जो हमारा जो रिपोर्टर डाई है वो अनक्वेंच्ड होता है। पर्टिकुलर साइकिल में जितना अमाउंट नंबर ऑफ फ्रेगमेंट बनेगा, उतना ही इमिट फ्लोरोसेंट इमिट होगा। वो प्रोपोर्शनल होता है ईच अदर, इन प्रोपोर्शनल होता है डाई का, जितना नंबर ऑफ हमारा कॉपीज बना डीएनए का ईच साइकिल, उतना ही इमिट होगा हमारा डाई फ्लोरोसेंट लाइट। अब दूसरा होता है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारा प्राइमर टाइमर कैसे बना और ये कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। तो मेल्टिंग कप एनालिसिस करना होता है। जब अब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीसीआर हम उसका एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे अब 3 देख रहे हैं कि कब बना हुआ है। वाई एक्सिस पे फ्लोरोसेंस है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। तो एक मेल्टिंग टेम्परेचर हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शॉर्ट सिग्नल मिल रहा है, छोटा सा सिग्नल है, ये ड्यू टू प्राइमर्स डाइमर्स के कारण है। प्राइमर में क्या हुआ, प्राइमर डाइमर्स कैसे बनता है कि प्राइमर खुद में अपने आपस में ही बाइंड कर लेते हैं, कंप्लीमेंट्री बना लेता है, या जब हमारा निगेटिव कंट्रोल में कुछ नहीं होता है, वहां पे प्राइमर डाइमर ज्यादा बनते हैं। तो वहां पे ये सिग्नल मिला। फिर ये क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो हमारा पॉजिटिव कंट्रोल और टेस्ट स्ट्रेन है, उनका दोनों का जो मेल्टिंग कर्व है सेम है, और दूसरा जो स्ट्रेन है उसका भी मेल्टिंग कर्व सेम है। वहां पे कोई नॉइज नहीं है, अदर नॉइज नहीं है, अदर सिग्नल्स नहीं है। तो हमें क्या देखना है कि हमारा जो मेल्टिंग कर्व होगा हाई टेम्परेचर पर ज्यादा होगा, उतना ही उसका जो फ्लोरोसेंस कम होगा, और वो मेल्टिंग कर्व टेम्परेचर ज्यादा होगा। हाई टेम्परेचर पे उसका जो फ्लोरोसेंस होता है वो ज्यादा होता है, और जो लो टेम्परेचर पे हो जितना ज्यादा होगा उतना ही कमेगा। अब जैसे ये नॉइज आगे बढ़ा, उठा और फिर गिर गया, जो सिग्माइडल कप देख रहे हैं आप, ये जो पिंक कलर में, ये प्राइमर डाइमर है। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बिलो द 40 होगा, 40 डिग्री से, और इसका जो देख रहे हैं इनका होगा 80 करीब, और ये होगा 90-95 डिग्री का। तो मेल्टिंग कप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कब एनालिसिस कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें पता करना होता है सीटी वैल्यू। इसमें एक सबसे बड़ी बात होती है, जो रियल टाइम पीसीआर हम करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि रियल टाइम में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, रियल टाइम में हमें इसका रिजल्ट मिलता है, इसीलिए इसे वो क्वांटिटेटिव कहते हैं और रियल टाइम पीसीआर बोलते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें समझना होता है, एक ग्राफ प्लॉट होता है, एक सीटी आती है। सीटी मींस साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू, at particular value where we can achieve the highest fluorescence। अब ये देख रहे हैं जीरो जो दिखा रहा है, जो एक्स एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ साइकिल है, और ये जो यहाँ है ये बेस लाइन है, और ये मशीन खुद एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करता है। सारे मशीन का अपना एक थ्रेशोल्ड होता है, वो खुद सेट करके रखता है कि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पे ही ये डाई इमिट करना स्टार्ट करेगा। वो एक अपना अचीव करेगा थ्रेशोल्ड, फिर वहां से इमिट करना स्टार्ट करेगा।
तो ये जब फर्स्ट सैंपल ए में आप जो देख रहे हैं कि 0 नंबर पे जो नंबर साइकिल 0 था वहां पे कुछ नहीं था। नंबर जब हम फ्लोरेसेंस की बात कर रहे थे यहाँ पे 500,000 था फ्लोरेसेंट। लेकिन जैसे ही ये 15 क्रॉस किया, जो 20 के अप्रॉक्स आप देख रहे हैं कि थ्रेशोल्ड है साइकिल, जो 20 साइकिल्स है, वहां पे क्या किया कि ये जो फ्लोरेसेंस है, जो नंबर ऑफ कॉपी, जितना नंबर ऑफ कॉपीज भरा उतना नंबर ऑफ लाइट इमिट हुआ। तो एक पर्टिकुलर साइकिल में आके वो इतना टारगेट अपना अचीव कर लिया कि फ्लोरेसेंट डाई वहां से अपने आप को सिग्माइडल कर्व शो करना स्टार्ट कर देता है। सिग्माइडल कर्व में देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 के आसपास में साइकिल 20 साइकिल्स पे आके ये एक नंबर इतना जो हमारा जो डीएनए का जो टारगेट था अचीव कर लिया, और वहां से सिग्माइडल कर्व सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया कि इसमें ये हमारा जो टारगेट है उसमें हमारा डीएनए या आरएनए जो भी है वो प्रेजेंट है। और उस पर्टिकुलर साइकिल्स को और थ्रेशोल्ड को सीटी वैल्यू बोलते हैं। सीटी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वही है जहां अब लास्ट स्लाइड में एक और है, जब मैं इसका कोरोना का क्या हूं उसका मैं बताऊंगा। तो इसमें भी 3 फेज होते हैं। एक्सपोनेंशियल फेज होता है, उसके बाद प्लेटू फेज होता है। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रोल ऑफ QRT-PCR और कोविड-19 टेस्टिंग। कोविड-19 टेस्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है? थ्रोट या नजल की सैंपल चाहिए। फिर उसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड हार्वेस्ट करेंगे, आइदर मैनुअली, किट मेथड और क्लोज सिस्टम मेथड। फिर qPCR की आवश्यकता होगी और ये उसके बाद रिजल्ट होती है। ये फॉलो डायग्राम है और ये समरी कैसे हम कोई भी पीसीआर स्टार्ट करने से पहले हम कैसे क्या क्या जरूरत कर सकते हैं और उसको पहले से हम प्रिपेयर करके रखते हैं। तो सबसे पहले होते हैं हम प्राइमर एंड प्रो मास्टर मिक्स को -20 पे रखते हैं। उसके बाद जो सैंपल आया उसको एलिक्वेट करके भी आइदर -80 और -70 और -20 पे रख लेते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में हम एक अलग BSL-3 रूम है या BSL-2 एरिया है, वहां जाके हम आरएनए हार्वेस्ट करते हैं। फिर तीसरा रूम होता है जहां हम मास्टर मिक्स बनाते हैं। मास्टर मिक्स में क्या होता है? मास्टर मिक्स के लिए हमारे GNTPs, प्राइमर्स, प्रोब्स और टेम्पलेट की आवश्यकता होती है, वो उन्होंने एक फूड में बना लिया। और चौथा जहां लास्ट रूम होता है हमारे लिए, वहां पे जाके हम पीसीआर में सेटअप करते हैं कि कैसे हम इसको लोड करें। तो लोडिंग के लिए अलग होता है, उसके लिए जो यहाँ पे जो API जो ये मशीन्स का इंस्ट्रूमेंट्स नेम है ABI 7500 जो थर्मो का है। उसके बाद डेटा एनालाइज करते हैं, लास्ट में रिपोर्ट देते हैं। अब है कि कैसे हम प्लेट सेटअप कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे अब वो प्लेट सेटअप करना होता है। 96 बेल प्लेट आता है, तो उसको कैसे सेटअप करेंगे? तो आप प्लेट जब 96 बेल प्लेट लोगे तो उसमें नंबरिंग क्या होता है, ABCDEF A to H तक, और इधर 12 होता है। तो फर्स्ट बेल हम लोग लेते हैं निगेटिव कंट्रोल, उसके बाद जो सीरियल 1 2 3 4 5 6 सैंपल लेते हैं, फिर सेम उसके आगे का सैंपल लेंगे, फिर उसके आगे का सैंपल, और लास्ट बेल जो होगा वो हम पॉजिटिव कंट्रोल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट बेल में इन्होंने 3 नेगेटिव कंट्रोल लिया है और लास्ट के 3 बेल में 3 पॉजिटिव कंट्रोल लिया है और बाकी सब सैंपल्स। ये हमें इंस्ट्रूमेंट में भी सेटअप करना होता है। जब हम आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उसमें हम कंप्यूटर जो इसे अटैच करते हैं, तो कंप्यूटर में सिस्टम पे जैसे ही आप लॉगिन करोगे उसमें एक सेटअप पेज खुलेगा, इंस्ट्रूमेंट सेटअप, कैसे प्लेट सेटअप करें। ये है कैसे हम सेटअप करें। फर्स्ट है सेटअप करना, दूसरा है इंस्ट्रूमेंट, तीसरा है रिजल्ट, उसके बाद है ई सिग्नेचर। तो हमें ज्यादा नहीं सेटअप और इंस्ट्रूमेंट और रिजल्ट की आवश्यकता होती है। तो सेटअप का तो पहले मैंने बता दिया फर्स्ट, उससे पहले वाली स्लाइड में कि सेटअप कैसे करना है, प्लेट को कैसे कैसे सेटअप करके हम अरेंज करें। जो प्लेट सेटअप जैसे जैसे करेंगे उस तरह से हम अपना नंबरिंग भी करेंगे सैंपल का, कि इस बेल में पर्टिकुलर बेल में ये सैंपल है, पर्टिकुलर बेल में दूसरा आईडी का नंबर है, तीसरा आईडी है, चौथा आईडी, इस तरह का। अब हम इंस्ट्रूमेंट सेटिंग करेंगे कि कैसे हम इसको एम्पलीफाई करें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड जो है, कोरोना वायरस आरएनए वायरस है। तो यहाँ पे पहला स्टेप होगा कि हमारा एनेलिंग का,
दूसरा स्टेप होगा डीनेचुरेशन और तीसरा स्टेप हो जाएगा वहां पे एक्सटेंशन और इलोंगेशन दोनों एक साथ, एनिलिंग और इलोंगेशन एक साथ हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में जो देख रहे हैं ये पे यहाँ पे आके स्टैंड बाय मोड पे होता है। सेकेंड स्टेप जो देख रहे हैं यहाँ पे सीडीएनए प्रिपरेशन हो रहा है, जो 50 डिग्री पे 15 मिनट जो शो कर रहा है वहां पे सीडीएनए प्रिपरेशन हुआ। देन सीडीएनए बनने के बाद फिर डीएनए डीनेचुरेशन आ गया, फिर साइक्लिंग डीनेचुरेशन एक और होता है। इस फर्स्ट जो डीनेचुरेशन पे होता है वहां पे एक जो हमारा जो टैग पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं, जो हाई फिडेलिटी टैग पॉलीमरेज जो यूज कर रहे हैं, वहां पे वो अपने आप को एक्टिवेट भी करता है। डीनेचुरेशन तो होता ही होता है, एक्टिवेट भी कर रहा है एंजाइम अपने आप को। उसके बाद फिर डीनेचुरेशन हुआ शॉर्ट टाइम के लिए, और फिर फाइनल जो होता है जो 55 है, यहाँ पे एनिलिंग भी हो रहा है और इलोंगेशन भी हो रहा है इस स्टेप पे। अब ये जो हमारा जब पूरा साइकिल 30 साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो ये ऐसे हमारा ग्राफ आएगा। जब हम रिजल्ट वाले में जाएंगे तो रिजल्ट जब जैसे ही कंप्यूटर पे हम जाएंगे सेटअप में रिजल्ट पार्ट पे, तो उस रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमें एक बार डायग्राम शो करेगा, एक कर्व शो करेगा। अब कर्व में देखो कि नीचे आप देख सकते हैं बेस लाइन पे है। अब बेस लाइन पे आप यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, बेस लाइन पे यहाँ पे सिर्फ नॉइज ही नॉइज दिख रहा है, कभी उठा कभी नीचा। ऐसा है कि इसमें डाइमर बना है, कोई निगेटिव है कोई फ्लैट जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो बेस लाइन हमें खुद सेट करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड भी सेट करना पड़ेगा और बेस लाइन भी सेट करना पड़ेगा। तो हम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम सेट किए एक्सपोनेंशियल फेज के अकॉर्डिंग। वहां पे जाके हम फिर वहां पता करते हैं कि हमारा जो थ्रेशोल्ड सिटी आया वो कितना आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सैंपल में है ये पॉजिटिव कंट्रोल है, जो फर्स्ट है वो पॉजिटिव कंट्रोल है, वो 15 पे आके ये इन्होंने 15 सिटी इसका, जब हम सिटी इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका 15 सिटी होगा पॉजिटिव कंट्रोल का। दैट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ जो हमारा जो टारगेट था वो ज्यादा, उसका कॉपी ज्यादा था, जिसके कारण ही इसका सिटी पहले आ गया। और वो डाई फ्लोरेसेंट डाई था तो पहले ही सिग्नल्स देना स्टार्ट कर दिया गया। जब हम टेस्ट सेशन करते हैं दूसरा, आप जब देख सकते हैं यहाँ पे उसका सिटी 23 आ रहा है। 23 मीन्स कि इसमें जो नंबर ऑफ आरएनए हो गया, जो भी जो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड था उसमें जो उसका कॉपीज था वो पॉजिटिव के कंपैरिजन कम था, इसीलिए इसका सिटी ज्यादा आया। उसी तरह आप उसके बाद का सैंपल्स का देख सकते हैं कि उसका सिटी भी ज्यादा है। यहाँ तक है जो जो हमारा लास्ट सिटी आया है वो है 28। दैट मीन्स कि हमारा जो रिजल्ट है ऑथेंटिकेट है और विद इन 40 सिटी हमारा रिजल्ट आना चाहिए। अगर हम कोविड की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें जब हम जो भी हम किट यूज करते हैं, किट एज पर किट हमें वो डिसाइड करना पड़ता है कि कितना सीटी होना चाहिए। तो जो हम जो किट यूज कर रहे थे उसमें विद इन 40 में जो भी सीटी वैल्यू आएगा उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको हम निगेटिव बोलेंगे। तो थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग हम उसका पॉजिटिव निगेटिव देंगे, उसके साथ हम लिखेंगे इसका सीटी इतना 20 था, 25 था, 26 था, जो भी था। थैंक यू। थैंक यू धीरेन्द्र, आपने बड़े अच्छे से पीसीआर के बारे में बताया। हम मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को भी समझ में आ गया होगा, लेकिन सर हम लोग थोड़ी देर का इंटरैक्टिव क्लास कर दें, उसके लिए अनम्यूट करना होगा। कर देंगे पहले शेयरिंग। और सारे स्टूडेंट्स से हमारा ये रिक्वेस्ट होगा कि आप 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछें, और जिनको क्वेश्चन पूछना है वो पहले हाथ उठा दें, फिर हम लोग उनको कनेक्ट कर देंगे और आपको धीरेन्द्र जवाब दे देंगे। धीरेन्द्र, आप अपना पीपीटी को हटा ले सकते हैं स्क्रीन पर से।
हलवाई कोई जाग रहा है ना बैकग्राउंड नॉइज नहीं। अपना आप सब लोग अपना माइक को म्यूट कर दें, नहीं तो आपके पीछे की आवाज आ रही है। आप माइक को म्यूट कर दें। क्वेश्चन पूछना है वही हाथ उठाएंगे, फिर हम लोग उसको पूछ लेंगे। जिनको क्वेश्चन पूछना है सिर्फ वही अपने माइक को अनम्यूट करें प्लीज। सर अनम्यूट हो गया सब? अनम्यूट हो गया। एनी क्वेश्चन? Hello. Hello. Hello, sir. Am I audible? Yeah. Hello, I'm Sneha. First of all, good morning. Good morning, Preeti ma'am. Sneha, introduce yourself. Yes, ma'am. Ma'am, I'm Sneha from AN College, MSc third semester. I'm from Zoology department. This session was really very informative. So thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am, for organizing all this for us. Sir, I have a question about Taq polymerase. Sir, as you said that the difference between Yes. So no. Okay. Sir, as you said that the difference between the polymerase and annealing temperature should not be more than 10 degrees Celsius. It must be between 5 to 10 degrees Celsius. Am I right? No. 100 degree. Actually, I told you कि primer. When you are doing a PCR, so primer is the most important thing. So for suppose we have a one target. For that target, we have to amplify. For amplification, we need one set of primers. That is, one is forward, one is reverse. और फॉरवर्ड और रिवर्स का जो भी टेम्परेचर होगा आइदर इक्वल होना चाहिए और 5 to 10 डिग्री का ही डिफरेंस होना चाहिए। उससे ज्यादा हम नहीं डिफरेंसेस नहीं रख सकते हैं। हाँ। तो उसमें और चीज एक और इम्पोर्टेंट है, जब आप डिग्री की बात करें तो उसमें जीसी कंटेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। जितना बड़ा जीसी, ज्यादा जीसी रहेगा उतना दोनों में कंपैरेटिव जो टेम्परेचर होगा आसपास ही रहेगा या इक्वल रहेगा। तो डिपेंड करता है जिस then in the case of Taq polymerase we know that the optimal temperature at which it works is 72 degrees Celsius, but the annealing temperature is 55 degrees Celsius as we have seen in the graph. So yes, we can clearly see that there is a difference between annealing and polymerase reaction is approximately 20 degrees Celsius. So how it's working here, sir? टैग एक्टिव रहता है till 95, ये स्टेबल रहता है टैग पॉलीमरेज। yes it's stable to 95 और ये वर्क करता है। एनिलिंग टेम्परेचर पे क्या हुआ, एनिलिंग टेम्परेचर पे आके आपका प्राइमर रिजॉइन हुआ। अगर आप रेप्लिकेशन पर हो तो उसमें क्या होता है, सेम थिंग है, वो इन विवो होता है या हम इन विट्रो कर रहे हैं। तो एनिलिंग टेम्परेचर पे हमारा जो प्राइमर्स है वो जाके बाइंड किया अपने कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ। फॉरवर्ड पे बाइंड करेगा, रिवर्स पे बाइंड करेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एक्सटेंशन, जिसको हम इलोंगेशन कहते हैं। वहां पे टैग पॉलीमरेज का काम होता है कि वो 3 हाइड्रोक्सी प्राइम ग्रुप होता है, वो फ्री होता है। वहां पे जो भी डीएनटीपीज होता है वो अपने करस्पेंडिंग या कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड ऑन करते जाता है और टैग पॉलीमरेज आके उसको आगे पॉलीमराइज करते चला जाता है। तो टैग पॉलीमरेज वर्क कर रहा है 72 डिग्री। So one more question, sir. Sir, why we use buffer? What is its role? बफर का क्या रोल होता है? एक तो हमारा वो धीरेन्द्र अपना वीडियो ऑन कर लो तो फेशियल एक्सप्रेशन आने से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा बच्चों को। ओके मैम। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। नहीं मैम, कोई हाँ ओके नाउ यू कैन आंसर। हाँ, क्वेश्चन था कि अब क्वेश्चन एक बार फिर से आप बोलना। हेलो नेहा, रिपीट योर क्वेश्चन। नेहा
Hello. Hello. Markup factor. Sir, am I audible to you? Yeah, now. Score कैसे चले बे? Score Sir, कैसे चले बे? बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर दें, प्लीज म्यूट कर दें माइक, नहीं तो बहुत आवाज आ रही है। आपको जब बोलना है उसी वक्त अनम्यूट करें माइक, प्लीज स्टूडेंट्स। Sir, my question is, why do we use buffer? ओके, बफर्स का दो रोल होता है। पहला रोल तो होता है कि हम जब एक तो हमें उसका एक इन्वायरमेंट होना चाहिए जो पीएच मेंटेन करता है, दूसरा उसकी एफिकेसी बढ़ाती है। अगर हमारा पीएच कमेगा तो हमारा एल्ड भी कमेगा, हो सकता है नॉन स्पेसिसिटी भी बढ़ जाएगी। तो क्योंकि उसमें MgCl2 होता है। Yes. MgCl2 क्या करता है कि टैग के साथ टैग के लिए कोफैक्टर का काम करता है, और वो प्राइमर को बाइंडिंग करने में भी हेल्प करता है। और दूसरा हो गया हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, जो पीएच होता है, उसको मेंटेन करता है। पीएच जब आप पीसीआर करते हो तो पीसीआर का जो पीएच होना चाहिए 7.9 टू 8.4 के बीच में होना चाहिए। इसीलिए हम बफर यूज करते हैं। एज अकॉर्डिंगली हमारा जो टैग होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा बफर होना चाहिए, ना कि हम बफर किसी और कंपनी का यूज कर लिया, टैग पॉलीमरेज किसी और का, तो हमारा रिजल्ट कभी नहीं आएगा, ना हमारा इल्ड में डिफरेंशिएशन, इल्ड भी कम आएगा, हो सकता है रेटिक रिजल्ट भी आएगा। तो इसीलिए दो बफर्स की आवश्यकता होती है। So, do we use same buffer for DNA and RNA? बफर फॉर डीएनए और आरएनए? Is it same for the both nucleic acid? No. It's depend on the, if you are doing RT-PCR, so the buffer is different. If you are doing the conventional PCR, the buffer is different. So tag polymerase different होगा तो buffer different होगा। वो मैंने बोला ना कि वो डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का बफर वो टैग यूज कर रहे हो। Okay, sir. अगर हम डीएनए के लिए ही यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट कंपनी है और डिफरेंट कंसंट्रेशन का बनाता है, उनका बफर का कंसंट्रेशन भी डिफरेंट होता है। Companies are different, okay, but is it different for different nucleic acids? No. Buffer So same रहेगा। DNA and RNA we use the same buffer. Yeah. The same chemical composition is there. Yes. Okay. Okay, sir. Thank you so much, sir. Any question? किसी को और कुछ पूछना है? Excuse me, ma'am. Ma'am, I am Shweta, Zoology second semester. Ma'am, as I said that buffer pH is required 7.9 to 8.4. But yesterday I have seen a note. It was written that pH is required 8.3 to 8.8. So my question is that what is the importance of this pH scale in this PCR? पीसीआर में बफर्स का रोल होता है, वही मैंने बोला कि एनवायरनमेंट जो हमारा जो होती है, जब हम एफिकेसी की बात करते हैं, इल्ड की बात करती है, जब हमारा पीएच कम रहेगा तो हमारा टैग पॉलीमरेज की एक्टिविटी भी कमेगी। हेलो। Yes, sir. Yes, sir, I'm getting your point, but आवाज आ रही है आपकी? yes, I'm getting your voice, sir. Hello. हैंग हो गया लगता है। Hello. वेट श्वेता, वेट, लगता है हैंग हो गया। हेलो, वेट। Virendra, are you listening? हेलो। अच्छा, आप लोग 2 मिनट वेट कर लीजिए। वीडियो देख के लग रहा है कि हैंग हो गया है, शायद फिर से कनेक्ट कर रहे होंगे वो। कितने का देता है?
सर लग रहा है कि हैंग हो गया था, तो फिर से कनेक्ट करने की कोशिश शायद कर रहा हो। नहीं, आवाज तो आ रही है आपकी। मेरी आ रही है सर, धीरेन्द्र की नहीं आ रही थी। ओ, वो बोलते बोलते हैंग हो गया, हम पूछ लेते हैं। अच्छा। वो इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, स्लो। एक, हाँ ये हैंग हो गया क्या तुम्हारा? अच्छा ठीक ठीक ठीक, ओ ठीक है कोई बात नहीं, एक कर लो फिर से ऐड कर लो। हाँ वो हैंग हो गया है, वो इंटरनेट का प्रॉब्लम होने से। फिर से जुड़ रहे हैं आपसे 2 मिनट में। और ये बड़ा अच्छा लगा कि आप सारे स्टूडेंट्स इतना ध्यान देकर और इतना मन लगाकर सुने। इस बीच आप लोग अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। श्वेता बोलो, क्या आज तुम लोगों को इस क्लास में क्या परेशानी लगी, तब तक तुम बताओ। मैम सारा कुछ सही था, और कोरोना के बाद जब अभी क्लास हो रहा है तो बहुत इंटरेस्ट भी है सबको कि कुछ नया जानने को मिलेगा। और सच में होना चाहिए था, पहले भी ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे कॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पर हमारा कॉलेज उस वक्त तो नहीं कुछ प्रोवाइड कर पाया, पर अभी जो हो पाया है उससे स्टूडेंट्स को सारा बहुत फायदा होगा। नहीं वो अच्छी बात है, हमारा कॉलेज भी ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया। हमारे सारे नोट्स जो हैं वो डाला हुआ है साइट पे इन कॉलेज के, और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के भी नोट में भी डाला हुआ है। और चूंकि काफी पोर्शंस खत्म हो चुके थे, इसलिए कुछ लोगों का नहीं हो पाया होगा। तो अब तो लेकिन स्थिति 62 क्लासेस पर डे चल रहे थे। हाँ बिल्कुल चल रहे थे श्वेता। और ये ऐसा है कि ये जो स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये हम लोगों ने इसीलिए शुरू किया कि बाकी ये कोई क्लास की तरह नहीं होगा, तुम्हारा कोई सिलेबस नहीं कवर होगा, लेकिन Yes, उसमें ma'am. जानकारी जरूर बढ़ेगी। यस, धीरेन्द्र इज हियर। तो धीरेन्द्र आप Sorry for inconvenience. एकदम स्टिल हो गया था। और Now, तो ma'am, तुम क्या पूछना चाह रही थी? क्वेश्चंस उनका था कि पीसीआरस में बफर का क्या रोल है। तो बफर का रोल बहुत दो तरह का होता है। एक तो वो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल बफर का ही होता है। पहला रोल होता है कि वो हमारा जो एम्प्लीफिकेशन की इफिशिएंसी होती है उसको बूस्ट करता है। दूसरा जो हमारा जो केमिकल कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट है उसको मेंटेन करता है। इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है पीसीआर में बफर का। और टेम्परेचर वही पीएच शुड बी 7.9 to 8.5 होगा। अब किसी आर्टिकल में आप 8.6 उससे ज्यादा नहीं होता है। हम भी शायद क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। Yes, ma'am. I have a question. Sure, पूछो क्या क्या Myself, Satyam Saurabh Singh, in college, Zoology. Ma'am, I have question about denaturation by heat in PCR reactions. क्या पूरा क्वेश्चन बोलो। मैम ये डीनेचुरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है यहाँ पीसीआर रिएक्शंस में हीट के थ्रू, इसको ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन। पीसीआर में जब पीसीआर के लिए जो हम कंडीशंस रखते हैं डीनेचुरेशन के लिए, वो 95 रखते हैं। 95 से क्या होता है कि डीनेचर हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल रहते नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि जो डबल डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, और उसमें भी अगर ए और टी जुड़ा हुआ है तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, और जी और सी रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पर ये जाके सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और दोनों सेपरेट हो जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बन जाते हैं। ओके सर। और कुमारी गौरी हाथ रेज की हुई है, उनसे गौरी। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. I'm Gauri, PhD research scholar under respected Preeti ma'am in zoology department. I have a question, sir.
In case of COVID-19 test to RT-PCR, what is the basis of consideration of threshold value to identify a sample as positive or negative? So nowadays there are different techniques available for the diagnostic of COVID. Even you don't have any symptoms, maybe you have you are carrying a COVID-19 SARS-CoV-2 virus. Exactly. तो अभी हमारे पास जो होता है सबसे रिलायबल मेथड है वो है QRT-PCR। दूसरा है एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड जो टेक्निक आ गया है। तीसरा एक और टेक्निक आई है क्रिस्पर कैस बेस्ड जो क्रिस्पर कैस बेस्ड जो डिपस्टिक आई है वो आपने बताया था लेक्चर के दौरान कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हम लोग लेते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई पर्टिकुलर सैंपल पॉजिटिव है या नेगेटिव कोविड के। जब आप इसमें आओगे तो इसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू पहले से ही हमारा मशीन एक्सेप्ट करके रखता है कि इतना थ्रेशोल्ड वैल्यू होना चाहिए पर्टिकुलर पॉजिटिविटी के लिए और निगेटिविटी के लिए। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट है। अब मान लो कि हमने कोविड टेस्टिंग के लिए कोई किट यूज कर रहा है, पीसीआर आरटी-पीसीआर किट यूज कर रहा हूँ, तो वो कंपनी बोलता है कि जो हमारा सिटी आना चाहिए अगर 40 से कम है तो पॉजिटिव होगा, अगर उससे ऊपर है तो निगेटिव रहेगा। जब हम पीसीआर करते हैं हमें सिग्नल कम मिलता है, हमारा सिस्टम भी ऑलरेडी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर रखा है। और दूसरा हमारा जो टारगेट ऑर्गेनिज्म है उस सैंपल में कितना कॉपीज आरएनए है उसके हिसाब से भी वो सिटी आएगी। मान लो कि 100 कॉपीज ऑफ आरएनए है एक पर्टिकुलर सैंपल में, तो उसका सीटी में भी 25-26 आ जाएगा। अगर उससे बहुत कम है, उससे भी कम है, तो वो 35-36 जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर सैंपल में नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ कॉपीज कितना पर्टिकुलर आरएनए का अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम सिटी कैलकुलेट करते हैं। और वो हम जब आप रीड करोगे तो हमारा सिस्टम बता देगा कि ये पर्टिकुलर इस सैंपल में इतना नंबर ऑफ कॉपीज था और ये इतना साइकिल बाद इतना कॉपीज आ चुका है। तो ये टेस्ट की जो रिलेबिलिटी होगी वो किट टू किट डेफिनेटली वैरी करेगी क्या हम लोगों ने सेट करके रखा हुआ है? किट टू किट वैरी करती है। बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट टारगेट यूज करते हैं। जैसे कि पहले WHO ने 2 जीन दिया था, 2 जीन एम्प्लीफाई करना था। अगर वो आता है तो पॉजिटिव है, नहीं है तो निगेटिव है। जिसमें से एक ई जीन था, वायरस इनवेलप जीन था, दूसरा RTRP, दैट मींस कि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो नॉन स्ट्रक्चरल जीन था उसको उन्होंने टारगेट स्पेसिफिक है, उसको दे रखा था कि अगर ई जीन आया तब RDRP करो, अगर RDRP आता है तब आप जाके बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। लेकिन अभी रिसर्च जो आया है उसमें RDRP में म्यूटेशन हो चुका है, जिसके कारण बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहे हैं। इसी तरह BMG एक किट है चाइना कंपनी की, उसका सीटी अगर वो यूज कर रहा है दूसरा टारगेट, उनका टारगेट है ORF1B। अब जो देख रहे हो किट टू किट वेरी कर रहा है। अब जब थर्मो का यूज करोगे वो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन यूज कर रखा है टारगेट के लिए, उनका टारगेट अलग है। तो इट्स डिपेंड ऑन द टारगेट एंड द किट टू किट, जो सीटी वैल्यू डिपेंड करता है उनका। थैंक यू सर, द सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। और किसी को कोई क्वेश्चन? हम लोग ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स कि आप एक बार पीसीआर के बारे में और एक बार देख लें, पढ़ लें। और अरुण सर हैं और हमारी कन्वेनर तृप्ति कहाँ हो तुम? तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग सर थोड़ी देर के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ओपन करें और स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो उसमें डाल दें। उसका जवाब कल धीरेन्द्र आपको दे देंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करना शायद कम समय में पॉसिबल ना हो। और कल फिर हम लोग मिल रहे हैं धीरेन्द्र से। तो सर ऐसा हम लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, केवल क्वेश्चन कर सकते हैं और कुछ भी नहीं जी। और कोई भी स्टूडेंट कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, अगर उस पे कोई फिजूल की बात होगी
तो हम लोग उनको बैन कर देंगे और फिर एंटर नहीं करने देंगे इस ग्रुप में। और एक चीज मैं और एक बताना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ एक ऑटोमेटेड जो कोविड टेस्टिंग के लिए इंडिया की फर्स्ट मशीन आई है कोवास 6800, वो फुल्ली ऑटोमेटेड है। उसमें हमें कुछ करने की जरूरत है, इनक्लोज सिस्टम है जिसमें सिर्फ हम सैंपल लोड करते हैं, वही सारा आरएनए आइसोलेट करते हैं, वही पीसीआर कर देते हैं, फाइनल रिजल्ट देते हैं। वो 100% रिलायबल है। हम लोग ये चाहेंगे धीरेन्द्र, एज जितने यहाँ पे जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट और इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो सारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर कल आप उस मशीन के बारे में भी हमारे बच्चों को बताएं तो ये एक अच्छी जानकारी होगी और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। और अगर उसका आप एक पिक्चर लेके भी हम लोगों को दिखाएं तो बच्चों को आज लगेगा, नहीं मालूम, मुझे जरूर अच्छा लगेगा। मैं एक्चुअली मैम पीसीआर तो आज के डेट में मॉलिक्यूलर एरा है, चाहे जोलॉजी हो, बॉटनी हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो। सर कुछ बोल रहे हैं? नहीं, उसका इमेज आपने ठीक कहा, मशीन का इमेज भी जी ऐसा काम करते हुए है, इमेज मैं कल शेयर करूंगा जरूर। आप शायद लैब में ही हैं धीरेन्द्र, तो कल आप उसका इमेज लेकर अगर हम लोगों को दिखाएं, क्योंकि ये सेशन टोटली इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए और हमारे बच्चे भी बहुत ही डिसिप्लिन वे में इसमें इंटरैक्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और अरुण सर हमारे सीनियर टीचर भी थ्रू आउट इस दरमियान मौजूद रहे, इतना समय आपके लिए वो। और सर मुझे तो ज्यादा खुशी ये हो रही है कि इन बच्चों में से ही एक बच्चा धीरेन्द्र निकल कर आया है और आज हम लोग सब उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को, मैम रिक्वेस्ट नहीं, हम अवेलेबल हमेशा रहेंगे। पीसीआर या जो भी हो वो हम लोगों को दिखाओ, क्योंकि वो एक ऐसी मशीन है जिसके कारण, जिसके डर से हम सब घर में डूबके हुए हैं बिल्कुल, कि पता नहीं कब टेस्ट में वो हम लोगों का भी पॉजिटिव ना निकाल दे, तो इस डर से हम सब डूबके हुए हैं घर में। हमें तो डेली आना पड़ता है, सैटरडे संडे, फरवरी से डे नाइट ड्यूटी रहती है हमारी। तो हम लोग सब इसके काम के लिए भी, हम लोगों को धीरेन्द्र के काम के लिए भी थैंक्स बोलना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया रहा। और आज हमारे 2 स्टूडेंट हैं, एक सुशांत न्यूयॉर्क से जो कि इवन रिसर्च स्कॉलर, एक रिसर्च स्कॉलर की फंडिंग भी करेगा अमेरिका में रिसर्च के लिए, प्लस और भी कोलैबोरेशन करेगा। धीरेन्द्र है, असिस्टेंट डायरेक्टर है। इसी ढंग से इन्हीं में से कोई बच्चे निकलेंगे, फिर होंगे और अपने कॉलेज के लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे। यस सर, हमारा ये तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें मौसम मिला टॉक देने का। और सर हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पूरे एसडीपी प्रोग्राम में जो बच्चे हमारे कॉलेज के हैं और जो बाहर जाकर इतना अच्छा कर रहे हैं, वही इन बच्चों को समझाएं, तो उससे इनका मोरल बूस्टअप होगा। इनको लगेगा सभी बच्चे तो हमारे कॉलेज के ही हैं, दूसरों को लिए नहीं है। नहीं सर, रिसोर्स पर्सन। हाँ। और इसके बाद मेरा एक रिक्वेस्ट है मैम, मेरा एक रिक्वेस्ट है, सब सर लोग भी है, मैम लोग भी है, तो जितने भी बच्चे हैं तो इसमें कुरिकुलम एक एक्स्ट्रा अलग ट्रेनिंग के लिए अलग से एक 15 डेज या 1 मंथ ट्रेनिंग के लिए अलग से एक कोर्स डिजाइन किया जाए जो मॉलिक्यूलर ट्रेनिंग करे बच्चे, क्योंकि आज ये किसी टेक्निक्स, किसी एक बायोटेक के लिए नहीं है, ये सारे जगह एप्लीकेबल है। आज अब अगर आप प्लांट में जाना चाहते हो, प्लांट की बात करते हैं, हमें वहां भी अगर जीन की एक्सप्रेशन देखना है तो पीसीआर करना होगा, सीक्वेंस करना है तो भी पीसीआर की जरूरत होगा, सीक्वेंसर की जरूरत होगा। तो ये हम चाहते हैं कि सारे बच्चे, सारे डिपार्टमेंट के बच्चे को एक मॉलिक्यूलर ट्रेनिंग होनी चाहिए 1 मंथ के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज्योतिष को हमने दे दिया है, वो मांग रहा है, वो डिपार्टमेंट मांग रहा है कि हमको प्रपोजल दीजिए इस तरह। और हम बच्चों को बता दें कि अभी कोविड-19 के समय में जो लड़का एम्स में आरटीपीसीआर पे जो काम कर रहा है, वो भी हमारे कॉलेज का ही स्टूडेंट है, चंदन। और जब हम लोग बाहर जाने के लायक हो जाएंगे तो हम लोगों की कोशिश होगी कि ग्रुप बना करके बच्चों को इंस्ट्रूमेंट तो ये हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आज सर हम लोग, अगर आपका अगर परमिशन हो तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं खत्म करें, कल 12:30 बजे मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी कन्वीनर तृप्ति, हाँ यस तृप्ति तुम कहाँ हो? हाँ मैं हूँ, मेरी आवाज आ रही है?
हाँ हाँ अभी बिल्कुल। कॉलेज में ही मैं है। हूँ सर। तो चलो बच्चों को 2 लाइन बोल के इस प्रोग्राम को आज खत्म किया जाए। आज इन लोग बड़े अच्छे से हाँ बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट धीरेन्द्र। आवाज कट रही है तृप्ति जी, असल कॉलेज में हो सकता है। अच्छा, तो शायद तृप्ति कॉलेज में है और इसलिए वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा। कल हम लोग बच्चों फिर 12:30 बजे मिलेंगे और सर से परमिशन लेके 1 घंटे के लिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप को आपके लिए ओपन कर देंगे। आप उस पे काइंडली सिर्फ क्वेश्चन डालें, कोई भी फालतू मैसेज नहीं डालना है उस पे। अगर किसी के से कोई मैसेज आया तो उसको कल के लिए ब्लॉक कर दिया, कल के लिए नहीं, हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच इतने डिसिप्लिन वे में इसको धीरेन्द्र की बात को सुनने के लिए। और धीरेन्द्र तो मेरा स्टूडेंट है इसलिए उसको शायद थैंक यू बोलना ठीक नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं है मुझे। बिल्कुल बोलेंगे, और हम तो आपको भी बोलेंगे, तृप्ति जी को भी बोलेंगे। नहीं ठीक है। और आप लोगों ने इतना अच्छा करवाया है। मैं थैंक्स बोलता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं इस प्रोग्राम में एज ए रिसोर्स पर्सन भी, और सीखने को भी मिलता है सब चीज करने से, चाहे वो वर्चुअल हो, ऑनलाइन हो या फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, तो उसमें सीखने को मिलता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आप इतना समय दिए। आप सब लोग को थैंक यू मेरी तरफ से। सर अब 4 से 5:30 एक दूसरा है, वो फैकल्टी डेवलपमेंट है। ठीक है सर।